हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे सर बच्चे सब बढ़िया। सुनाओ क्या हाल चाल। तो स्वागत करता हूं मैं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बोर्ड विथ मी। मेरा नाम है अखंड प्रताप और आज की क्लास में क्लास 10th वालों के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कराऊंगा। देखिए बाबू, जब मैंने पिछले लगभग 4 साल के पीवाईक्यू क्वेश्चनों का एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि भाई आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल केवल इन्हीं 3 टॉपिक पे ही आपके नरेशन बन रहे हैं। इन्हीं 3 टॉपिक पे ही आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3 टॉपिक कौन से हैं? असर्टिव सेंटेंस से आपका क्वेश्चन बन रहा है नरेशन का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आपका क्वेश्चन बन रहा है नरेशन का, और इंपरेटिव सेंटेंस से आपका क्वेश्चन बन रहा है। यही 3 टॉपिक है जहां से बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं, तो मेरे भाई आप पिछले 4 साल के पीवाईक्यू क्वेश्चनों का एनालिसिस कर लीजिए। इन्हीं 3 टॉपिक पे आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम पढ़ते हैं भाई नरेशन के अंदर तो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट में करूंगा, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कराऊंगा। तो नरेशन भाई 2 प्रकार का होता है। एक होता है भाई डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन को भाई स्पीच भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक सेंटेंस, उसके माध्यम से समझाऊंगा कि इसमें क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि राम सेड, कॉमा लिखा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है आई एम गोइंग टू मार्केट। अब इस नरेशन के अंदर 2 चीजें देखने को मिलती। क्या चीज? कि भाई जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, आपने देखा यहाँ पे क्या लगा है भाई, इन्वर्टेड कॉमा। तो जो चीज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग RS भी बोल सकते हैं। ठीक, अच्छा। जो चीज इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इसे शॉर्ट फॉर्म में RB भी बोल सकते हैं। तो 2 चीजें बोल सकते हैं। ठीक, तो हमको समझ में आई गई कि भाई जो चीज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसे रिपोर्टेड स्पीच और जो चीज इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्लियर बात। अब देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट नरेशन देगा, कहेगा कि इसे इनडायरेक्ट में बदलिए। तो भाई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ नियम है। कौन से नियम, उसको थोड़ा समझते हैं। तो हम लिखेंगे कि भाई इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा हटा देते। जब आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो आप वहां पे जो इन्वर्टेड कॉमा लगा है ना, इसको हटा देंगे। क्लियर बात। दूसरा पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा नहीं लगाते, और जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कॉमा लगा हुआ है ना, इसको भी क्या करते हैं? हटा देते हैं। तीसरे पॉइंट में मैंने लिख रखा है भाई रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। बहुत ध्यान समझिए कि भाई जो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका RB दिया हुआ है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका टेंस कभी बदलेगा ही नहीं। इसका टेंस जैसा दिया है वैसे का वैसा ही रहेगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कुछ विशेष परिवर्तन। अब देखते हैं भाई आगे समझते हैं भाई पर्सन का खेल क्या होता है, उसको समझते हैं। तो अब आपको पता है कि भाई 3 पर्सन अपने पास होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन। 3 पर्सन आपको दिए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो इस वजह से मैंने, अगर जिन बच्चों को ये चार्ट समझ में नहीं आएगा ना, वो नरेशन बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो इस वजह से इस चार्ट को बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान से समझिएगा, वो बहुत ही आसान होगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल केस में मैंने लिख रखा भाई IV। ठीक, ये कौन से पर्सन है? ये भाई फर्स्ट पर्सन है। IV क्या है? फर्स्ट पर्सन है। बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते। देखिए IV, मी, अस, माई, और ये सब क्या है? ये सब जितने भी चीजें हैं ये सब फर्स्ट पर्सन है। क्लियर। सेकंड पर्सन में यू, यहाँ पे भी यू है और ये योर। सेकंड पर्सन क्या है? यू और योर। पहले पर्सन समझ लेते हैं। थर्ड पर्सन ही, सी, दे, इट, ये भी थर्ड पर्सन है। हिम, हर, देम, इट, ये भी थर्ड पर्सन है। हिज, हर, देयर, इट्स, ये भी थर्ड। ये सब चीजें थर्ड पर्सन है, और ये सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन। क्लियर बात। अब समझते हैं भाई, नॉर्मल केस के अंदर I और V होता। जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं तो I का हो जाता है मी और V का हो जाता है अस। ठीक, और जैसे ही हम लोग पॉसेसिव केस में आते हैं, इसी I का हो जाता है माई और इसी V का हो जाता है आवर। क्लियर बात। उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भाई अगर मी है तो इसका नॉर्मल केस I हो सकता है, अस है तो इसका नॉर्मल केस V हो सकता है, या फिर जो अगर मी दिया है तो इसका पॉसेसिव केस माई हो सकता है, या फिर अस जो है अस का पॉसेसिव केस आवर हो सकता है। अभी मैं जब एग्जांपल कराऊंगा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से अपने को समझना है। सेकंड पर्सन में नॉर्मल केस के अंदर यू देखने को मिलता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू देखने को मिलता है, और अगर मैं बात करूँ इसकी पॉसेसिव केस की तो ये योर हो जाता है। थर्ड पर्सन में ही का हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस में, ही का हिज हो जाता है पॉसेसिव केस में। उल्टा भी पूछेगा कि भाई पॉसेसिव केस में अगर हिज है तो इसका क्या हो सकता है? ही हो सकता है। हिम है तो इसका ही हो सकता है। ठीक, सी है तो इसका हर हो जाता है दोनों केस के अंदर। दे है तो इसका भाई देम हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, और दियर हो जाता है पॉसेसिव केस में। इट है तो इसका इट हो जाएगा और पॉसेसिव केस में इट्स हो जाएगा। तो ये चार्ट आपको अच्छे समझ लेना। ठीक, क्लियर बात होगी। मैं भी बेसिक बता रहा हूँ आपको, जिससे कि एकदम अच्छे से क्लियर हो पाए। उसके बाद देखिए,
मैंने यहाँ नोट के अंदर लिख रखा है यशोयन, सन का नियम, भाई बेटे का रूल। क्या रूल है कि भाई अगर आपको फर्स्ट पर्सन देगा तो किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के। ये चार्ट किस लिए है, इसीलिए जो चेंजिंग होता है उसी लिए है कि भाई अगर फर्स्ट पर्सन देगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। कहने का मतलब कि अगर आपको आई, वी, मी, अस, माई और कुछ भी दे इनमें से, तो वो किसके हिसाब से चेंज होगा, वो होगा भाई सब्जेक्ट के हिसाब से। क्लियर। अगर आपको सेकंड पर्सन दे तो भाई किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यानी कि अगर आपको यू और योर कहीं देखने को मिलेगा तो वो किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो सेंटेंस में दिया रहेगा। क्लियर। अगर आपको थर्ड पर्सन देगा, थर्ड पर्सन के अंतर्गत ये भी, ये भी, ये भी, तो भाई नो चेंजिंग, कोई भी चेंजिंग नहीं करना थर्ड पर्सन अगर देगा। क्लियर बात। फिर ठीक है, मैंने यहाँ पे एक चीज और लिख रखी कि भाई आई का क्या हो जाता है, आई का आप अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आंख बंद करके आई के स्थान पे आप सब्जेक्ट देखकर ही या सी लिख सकते हैं। और आपको कहीं वी दिखे, वी अगर आपको कहीं दिख रहा है तो उसका हमेशा दे होगा, सब्जेक्ट कुछ भी हो। क्लियर बात। उसके बाद देखते हैं कुछ चीज़ और मैंने लिख रखा है कि भाई इसमें जैसे सैल है तो उसका शुड हो जाता है, विल है तो वुड हो जाता है, कैन है तो कुड हो जाता है, मे है तो माइट हो जाता है। इन चीज़ों को आपका पता होना चाहिए आपको। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब बात करते कुछ और पॉइंट पे चलते हैं, कुछ और चीज़ें हमको देखने को मिलती है, उन चीज़ों को भी समझ लेते हैं। जैसे कि भाई डायरेक्ट नरेशन के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती है जिसमें आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनका भी चेंज होता है। उसमें से इंपॉर्टेंट जो उन पर मैंने बॉक्स में बना रखा कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने कहा कि दिस, इसका इनडायरेक्ट जब बनाएंगे आप तो दैट हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे का द डे बिफोर हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा। तो ये जितनी चीज़ों पर मैंने बॉक्स बना रखा है वही चीज़ खाली इंपॉर्टेंट है बाबू, उन्हीं को आप पढ़ लीजिए, उन्हीं को केवल याद कर लीजिए। अगर आपने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तब भी आपके, देखिए ग्रामर का रूल ऐसा कहता है कि भाई 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, एक भी शब्द नहीं लिखा तो 2 नंबर आपके चले जाएंगे, या तो पूरा मिलेगा या तो पूरा चला जाएगा। तो इस वजह से एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर दिस है उसका आपने दैट नहीं बदला तब भी आपके नंबर कट जाएंगे भाई। तो इस वजह से इसको भी याद रखिए। देखिए मैं आपको सबसे पहले बेसिक बता दे रहा हूँ जिससे कि जब मैं क्वेश्चन करवाऊँ तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि इस क्लास की इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं पहले ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा और समझते हैं क्या कि अर्थ की दृष्टि से डायरेक्ट नरेशन को सेंटेंस के आधार पर बनाया जाता है। क्लियर हो गया आपको कि भाई डायरेक्ट नरेशन को सेंटेंस के आधार पर बनाया जाता है। सेंटेंस कितने होते हैं, 5 प्रकार से होते हैं, लेकिन अपने को बोर्ड एग्जाम के अंदर केवल कहाँ से पूछ रहा है भाई, यही 3 सेंटेंस के आधार पर पूछ रहा है। एक असर्टिव सेंटेंस, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक इंपरेटिव सेंटेंस, बस यही 3 आ रहे हैं, बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने नोट पॉइंट के अंदर लिखा है कि भाई यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता। मेरे कहने का मतलब क्या भाई कि अगर ये आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, अगर ये प्रेजेंट में दे दे या फिर फ्यूचर में दे दे तो जो ये रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस कभी भी नहीं बदलेगा। टेंस कभी नहीं बदलेगा कहने का मतलब जैसे यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो भाई ये किसी में नहीं बदलेगा। ठीक, ये कहने का मतलब कब, जब ये प्रेजेंट और फ्यूचर में रिपोर्टेड वर्ब होगा तब। क्लियर। आगे जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा 2 एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा राम सेज आई एम गोइंग टू गोवा, तो आप लिखें राम। अब ये सेज जो है तो आपको तो पता है कि किस में दे दिया, प्रेजेंट में दे दिया। अगर आपको टेंस नहीं आता तो आप नरेशन नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले अगर आपने टेंस की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर देखिए, मैंने क्लास 10th के नाम से बना रखा है। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। तो राम सेज हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी लगा है, इससे हमको मतलब नहीं, केवल हमको किससे मतलब है कि अगर ये प्रेजेंट में है तो इसका जो है ये जो टेंस जो है वो नहीं बदलेगा। जैसे कि यहाँ पे हो गया ही इज गोइंग टू, तो देखिए कंटिन्यूअस में था, ये भी कंटिन्यूअस में ही रहा है। ठीक, नहीं चेंज हुआ। आगे जैसे लिखा राम विल से, तो आप देखिए ये फ्यूचर में दे दिया रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, तो क्या फ्यूचर में दिया तो बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो ठीक, तो इस वजह से आपको ऐसा समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं भाई कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न तरह से बदलता। अब कहने का मतलब क्या है, अब कहने का मतलब कि अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है भाई पास्ट में रहेगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच रहेगा ये निम्न प्रकार से बदलेगा। कैसे बदलेगा वो भी समझाता हूँ। कैसे देखते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये कहने का मतलब कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है, ठीक, तो अगर उसके अंदर का रिपोर्टेड स्पीच बोले तो क्या ये अंदर वाली चीज
किसमें होगी, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी तो ये अपना एक टेंस आगे कूद जाएगा, यानी कि प्रेजेंट पास्ट में चला जाएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट जो है पास्ट में चला जाएगा, जो प्रेजेंट के साथ लगा रहेगा वही लगेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट मतलब पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा बदलेगा। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब ये तो बात होगी प्रेजेंट की। अब अगर कहीं पास्ट में ही है, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट जो होता है वो अपने से तीसरे वाले के साथ संबंध रखेगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का तीसरा वाला कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट से जुड़ेगा, और पास्ट कंटिन्यूअस में अगर है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, यानी पहला तीसरे के साथ, दूसरा चौथे के साथ। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन यहां से ऐसे पूछे जाएंगे। तो क्लियर हो गया। आगे बात करते हुए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो ये सब मामला आपका जो बेसिक था मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। अब जो है मैं आपको बताऊंगा यहाँ से कि कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, एक एक चीज देखते हैं। सबसे पहले आता है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत ही इत्मीनान से मैं बताऊंगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो असर्टिव जो सेंटेंस है उसके अंदर आपको क्या पढ़ना भाई, कुछ भी नहीं पढ़ना भाई, रामायण महाभारत हमको नहीं पढ़नी, हमको जो बोर्ड एग्जाम में आता वही केवल पढ़ना। रूल नंबर फर्स्ट मैंने लिख रखा है कि अगर आपको कहीं से टू दिखता है तो उसका आपको टेल कर देना है, अगर कहीं सेज टू दिखता है तो उसका आपको टेल्स कर देना, अगर कहीं सेड टू दिखता है तो उसको टोल्ड में बदल देना। क्लियर बात। आगे कंजक्शन एक जुड़ता है, वो कंजक्शन क्या है, दैट। कंजक्शन किसका लगाएंगे भाई, दैट। अब मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ क्वेश्चन ले रखा है कि जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा पीवाईक्यूज क्वेश्चन होंगे, एक भी क्वेश्चन जो है मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन होंगे। ही सेड टू मी यू आर नॉट डूइंग योर वर्क सीरियसली, 2018 का क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले क्या, कि आप जान गए कि ये भाई किसका है भाई, असर्टिव का है। ठीक, तो आप लिखेंगे सबसे पहले ही। अब देखिए ये सेड टू आपको दिया है, मैंने क्या बोला कि सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड, तो आप लिखेंगे सबसे पहले टोल्ड। ठीक, तो ही लिख दिया, उसके बाद टोल्ड लिख दिया। अब ये मी है तो मी लिख दिया, ही टोल्ड मी। क्लियर बात। अब ये जो कॉमा है, मैंने क्या कहा, कॉमा हट जाता है जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो इस कॉमा की जगह ही असर्टिव में कंजक्शन दैट लगता है, उसको लगाएंगे दैट, तो ही टोल्ड मी दैट। क्लियर बात हो गया। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, अब देखिए, अब ये जो चीज है जो मैं आपको बता रहा था पर्सन, वो इसी चीज पे आधारित है। कौन सा पर्सन, यू कौन सा पर्सन। आप कहेंगे एक मिनट में आपको चार्ट दिखाता हूं, ये रहा आपके सामने चार्ट। मैंने कहा कि यू कौन सा पर्सन, यू कौन सा पर्सन भाई, मेरे भाई देख लीजिए, यू कौन सा पर्सन भाई, सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। यू सेकंड पर्सन, मैंने यहां लिख रखा कि सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अपना मी है। ठीक, क्या है भाई, मी है। अब बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट मी है, क्लियर बात, ये सेकंड पर्सन किस केस के अंदर है, सेकंड पर्सन नॉर्मल केस के अंदर है। तो जो मी का जो चेंजिंग होगा वो किस में चेंज होगा, नॉर्मल केस में ही चेंज होगा। तो बताओ मी का नॉर्मल केस क्या होता, आप बोलोगे आई। मी का क्या होता, आई। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, आई आएगा, आई आ गया। अब बताओ ये पास्ट में है तो क्या ये चेंज होगा, आप कहोगे बिल्कुल सही चेंज होगा। ये दिया है किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, किसमें बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो लिखेंगे भाई आई वाज नॉट डूइंग। अब देखिए डूइंग, अब देखिए यहाँ पे योर है, यहाँ पे योर है। अब पकड़ो कौन सा पर्सन, कौन सा पर्सन मेरे भाई, आप कहोगे योर देखते हैं भाई सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन, योर देखते हैं भाई सेकंड पर्सन। किसके हिसाब से चेंजिंग होगी, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंजिंग हो गई। तो ये ऑब्जेक्ट क्या दिया है, मी। योर किस केस में है मेरे भाई, योर पॉसेसिव केस के अंदर दिया है। तो बताओ मी का पॉसेसिव केस क्या होता है, आप कहोगे माई। क्लियर बात, आप कहोगे माई, तो यहाँ पे माई हो जाएगी। या फिर आप ऐसे भी जानते होगे कि भाई अगर आई आएगा तो आई के साथ यहाँ पे क्या लगना चाहिए, योर के जहाँ पे माई। क्लियर। लेकिन ये जो ट्रिक होती है बहुत जगह गलत हो जाती है, इस वजह से मैं आपको ये पूरा एकदम चार्ट के माध्यम से बता रहा हूँ, जिससे कि आपको कभी गलत ना हो। ये चार्ट आपके दिमाग में एकदम गूंजना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे वर्क, और ये सीरियसली लिखा है तो इसे हम सीरियसली ऐसे लिख देंगे। क्लियर मेरी बात। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है भाई सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू सी योर सिक मदर जस्ट नाउ। क्लियर, ये भी पीवाईक्यूज क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे भाई सी। अब सेड टू दिया है तो अपने को क्या करना है, इसके जगह लिखना है भाई क्या, टोल्ड। पता चल गया, सी टोल्ड। ऑब्जेक्ट दिया है मी लगा दिया, कॉमा हटाया दैट लगाया, कॉमा हटाया दैट लगाया। सी टोल्ड मी दैट। कौन सा पर्सन,
आप कहोगे भाई फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से आप कहोगे फर्स्ट पर्सन आई वी सारी चीजें हैं। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, मैंने आपको पहले बता रखा है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है, सी है, सब्जेक्ट क्या है, सी है। तो आई की जगह मैंने क्या बोला, आपको बोला ही या सी लिखना, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे सी है तो भाई सी को चिपका दिया। तो सी टोल्ड मी दैट, सी कॉन्टिन्यूअस में दिया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। सी के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, क्योंकि एक वचन करता है। तो सी वाज गोइंग लिखा है तो गोइंग लिखेंगे, टू सी। अब देखिए यहाँ पे योर है, कौन सा पर्सन, आप कहोगे भाई सेकंड पर्सन, किसके हिसाब से, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, आप पकड़ो किसको, मी को। भाई योर किस केस में, योर आप बोलोगे पॉसेसिव केस में, तो मी का पॉसेसिव केस के अंदर माई आता है, मी का पॉसेसिव केस के अंदर क्या आता है, माई आता है। ठीक है, क्लियर मेरी बात क्या समझ में आ रही है। योर देखिए अब कंफ्यूजन यहाँ पे बनेगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी यहाँ पे सी है तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, हर आ जाएगा ना। तो वही गलती होती है मेरे भाई कि अगर आपको चार्ट नहीं पता, आपने हर लिखा तो एग्जाम गलत कर देगा, क्योंकि भाई हर नहीं है। कैसे, यू आपने देखा सेकंड पर्सन दिया आपको, क्या सेकंड पर्सन, क्लियर बात, किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे मी है, तो बताओ कि ये योर किस केस में है, आप कहोगे भाई पॉसेसिव केस में, और मी का पॉसेसिव केस के अंदर क्या आता है भाई, माई आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्या, सी माई सीक मदर जस्ट। अब बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, नाउ का नाउ लिख के चले आएंगे। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही क्या बता दिया, चार्ट जब मैं पढ़ाया आपको तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि नाउ का देन हो जाएगा। जो बच्चे कह रहे थे कि भाई ये सब क्या चीज बता रहे हो, ये तो नहीं आते, नाउ को देखिए देन नहीं लिखोगे ना तो कट जाएंगे। नाउ का आपको क्या लिखना भाई, देन, जस्ट देन। क्लियर, मेरी बात समझ में आई क्या? अगर ना समझ में आई एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं भाई। दूसरा रूल इसी असर्टिव के अंदर, दूसरा रूल देखते हैं कि भाई जब सेंटेंस में ऐतिहासिक घटना, कहावत, आदत आदि आए तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलेगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग शॉक हुआ, कैसे, आपने तो कहा कि जब अगर पास्ट आएगा तो क्या होगा, टेंस बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच का। बिल्कुल सही मैंने कहा, लेकिन मैंने यह भी कह रहा हूं भाई कि जब सेंटेंस में कहीं आपको ऐतिहासिक घटना दे दे, कहावत दे दे, आदत दे दे, कुछ भी दे दे, तो चाहे वो रिपोर्टेड है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, चाहे प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, किसी का भी हो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। क्लियर, तो आप लिखते हैं यहाँ पे, कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखा है ही सेड लव इज ब्लाइंड। अब ये वही बच्चा कर पाएगा जो थोड़ा सा भाई सेंटेंस का अर्थ निकालना जान पाएगा। ठीक है, जैसे उसने कहा ही सेड, वह कहा लव इज ब्लाइंड, यानी कि प्रेम जो होता है वो अंधा होता है। तो ये एक सत्य बात है, एक कहावत भी है कि भाई प्रेम जो होता है अंधा होता है। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा या तो फिल्म में देखा होगा, तो ऐसा होता है। तो आप यहाँ पे कहेंगे भाई कहावत है तो वैसे ही बनाएंगे कहावत वाली। तो ही, अब देखिए यहाँ पे ना तो सेड टू है ना कुछ है, तो भाई सेड का सेड ही हो जाएगा। तो ही सेड कॉमा हटाया दैट लगाया, क्योंकि भाई असर्टिव में कंजक्शन दैट लगता है, ही सेड दैट। अब देखिए यहाँ पे लिखा है लव इज ब्लाइंड, बस वही पूरा का पूरा क्या लिख देंगे, छाप देंगे, लव इज ब्लाइंड। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसने मुझसे कहा कि सूर्य जो होता है भाई वो पूरब में निकलता है। क्या ये एक सत्य बात है? आप कहेंगे बिल्कुल सही सत्य बात है। तो चलिए बनाते हैं। आप लिखेंगे ही सेड टू का क्या बदल जाता है भाई, टोल्ड मी लिख दिया, कंजक्शन मतलब कॉमा हटाया, कंजक्शन दैट लगाया। अब आप कहेंगे सत्य बात है तो टेंस नहीं बदलेगा। आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्लियर, तो इस प्रकार से आपको करना रहेगा। चलिए आगे बात करते भाई। तो ये असर्टिव का मामला हो जाता है खत्म। तो इस प्रकार से असर्टिव आपको बनाना है। अब बात करता हूं मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो जिस प्रकार से वहां पे सेड की जगह टोल्ड कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे सेड टू की जगह आस्क्ड लगाना है। क्या लगाना, आस्क्ड। और कंजक्शन जैसे वहां दैट लग रहा था वैसे यहाँ कंजक्शन इफ लगेगा। तो आप कैसे पहचानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पीछे क्या रहेगा, ये हंसुए जैसा कुछ चिन्ह बना रहेगा। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव मार्क लगा रहेगा। तो आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा मैंने शीला सेड टू मी कैन यू डू समथिंग फॉर मी, क्वेश्चन मार्क लगा। आप पहचान गए कि भाई इंट्रोगेटिव का है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, आप लिखेंगे शीला सेड टू की जगह बताओ क्या आएगा, आप कहोगे भाई आस्क्ड आएगा, क्योंकि भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। शीला आस्क्ड, ऑब्जेक्टिव मी है, मी लगा दिया,
कॉमा हटाया, कंजक्शन क्या लगाया, इफ। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो इंट्रोगेटिव दिया है ना, इसको हमको क्या करना रहता है, सिंपल में बदलना रहता है। तो सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव वर्ड छोड़िए, आगे बढ़िए, यू दिया है, कौन सा पर्सन, आप कहोगे सेकंड पर्सन, किसके हिसाब से, आप कहोगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं भाई कि देख लो, आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूं कि भाई यू कौन सा पर्सन, बोलोगे सेकंड पर्सन, किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है मी, मी के हिसाब से क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट है मी। किस केस में, नॉर्मल केस में, किस केस में भाई, यू देखिए नॉर्मल केस के अंदर है, तो मी का नॉर्मल केस के अंदर क्या हो जाता है भाई, आई हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, एक मिनट दिखाता हूं मैं, ऐसे हो जाएगा क्या, यहाँ पे इफ आई। अब ये कैन का क्या होगा, पहले बता दिया, कैन का क्या होगा, कुड होगा, इसीलिए बताया कि जिससे कि पहले क्लियर हो फिर क्वेश्चन करो। कैन का क्या हो जाएगा भाई, कुड हो जाएगा, वो बाद वाला काम नहीं। आई कुड, उसके बाद डू लिखा है तो डू का डू हो गया, समथिंग लिखा है तो समथिंग लिख दिया, फॉर लिखा है फॉर लिख दिया। अब देखो, अब बताओ ये क्या लिखा है, मी लिखा, कौन सा पर्सन, आप कहोगे फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से, आप कहोगे सब्जेक्ट के हिसाब से। बताओ ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके, फर्स्ट पर्सन है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मेरे भाई आई बी मी अस माई, और पहले बता दिया कि फर्स्ट पर्सन है, मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से, सेकेंड, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या दे दिया, सीला दे दिया सब्जेक्ट आपका, ठीक है। अब बताओ किस केस में है, आप कहोगे भाई ऑब्जेक्टिव केस में। तो अगर कहीं पर कोई लड़की है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, हर आएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे फॉर हर। क्लियर बात, मेरी बात क्या समझ में आ रही है आपको। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। माई मदर सेड टू मी डिड यू लॉक द फ्रंट डोर। तो आपने कहा भाई क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव का है सेंटेंस, ठीक। तो आप बनाना शुरू करेंगे, लिखेंगे भाई माई मदर सेड टू की जगह क्या आएगा, आप कहोगे भाई आस्क्ड आएगा। माई मदर आस्क्ड, मी की जगह मी लिखेंगे, कॉमा हटाया, कंजक्शन इफ लगाया। क्लियर। कौन सा पर्सन, बोलोगे सेकंड पर्सन, किसके हिसाब से, बोलोगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे क्या आना चाहिए, आएगा भाई आई। इतना देर बता दिया, अब तो समझ में आ गया होगा, आई आ गया। लिखोगे क्या, अब देखो टेंस समझो, टेंस किस में दिया है, आप कहोगे भाई पास्ट इंडेफिनिट। मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, एक मिनट आपको मैं दिखाता हूं कि भाई पास्ट इंडेफिनिट जब देगा, पास्ट इंडेफिनिट जब देगा तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। ऐसे नहीं बता रहा था, जिससे कि आप क्लियर हो सके, इस वजह से बता रहा था। तो भाई पास्ट इंडेफिनिट आप मतलब पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो बताओ पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, आप कहोगे हैड होती है, क्योंकि मैंने टेंस पढ़ रखा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको दिक्कत होगी। तो आप कहेंगे भाई आई हैड लॉक लिखा है, तो यहाँ पे भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो आई हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर। क्लियर मेरी बात, ऐसे आपको बना के आना है। चलिए आगे बात करते हैं इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर दूसरा रूल, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कहने का मतलब ये तो रिपोर्टेड स्पीच होता है, WH टाइप वर्ड। अब ये WH टाइप वर्ड क्या है, जैसे वाट, वाई, विच, वेयर, जिनमें WH आ जाए, ठीक, वो वाले शब्द, या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड भी नहीं बोल सकते हैं, आए तो कंजक्शन इफ का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि WH टाइप वाले वर्ड स्वयं ही कंजक्शन बन जाते हैं। ये जो W वाले टाइप वाले वाक्य है ना भाई, वर्ड है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये कहते हैं भाई कंजक्शन को उठा के फेंको और खुद ही कंजक्शन बन जाओ। क्या कहते हैं, कंजक्शन को उठा के फेंक दो और खुद ही कंजक्शन बन जाओ। तो आपको कंजक्शन कुछ नहीं लगाना रहेगा। क्लियर, वैसे सब कुछ वैसा का वैसा बनेगा। तो आप लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड है, जैसे बनता था वैसे ही बनेगा। आप लिखेंगे भाई द टीचर, द टीचर है तो भाई द टीचर सब्जेक्ट लिखा, शेयर टू की जगह आप कहोगे भाई आस्क्ड। क्लियर। मी की जगह आप लिखोगे भाई मी, कंजक्शन कुछ नहीं लगाना क्योंकि यही खुद कंजक्शन बन जाएगा। तो भाई वेयर, ये क्या हुआ, कंजक्शन ये बन गया खुद, तो वेयर आपने लिख दिया। अब लिखोगे सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, आप कहोगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या आना चाहिए भाई, आएगा यहाँ पे आई। कंटिन्यूअस में दिया, किसमें बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया, बनेगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ क्या लगता है भाई, वाज। तो आई वाज गोइंग लिखा हो तो भाई गोइंग लिख देंगे। क्लियर, मेरी बात क्या समझ में आ रही है, ऐसे बनाना आपको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। माई फादर सेड टू मी व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। ठीक, तो आपने देखा भाई इंट्रोगेटिव क्लियर बात, लेकिन देखिए कहीं WH टाइप वाले तो वर्ड तो है नहीं, आपने कहा WH टाइप वाला वर्ड है भाई, वाई दिया है, तो आप बनाएंगे माई फादर, ये सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, आप कहोगे भाई आस्क्ड। मतलब मी लगाए, कंजक्शन कुछ लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि ये खुद बैठ जाता है उसकी जगह में। तो आप कहेंगे भाई वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड पर्सन
किसके हिसाब से? आप कहोगे भाई ऑब्जेक्ट की तरफ। इतना बता दिया, अब तो याद हो गया होगा। तो लिखोगे आई। अब दिया किसमें? आप पहचानो किसमें दिया है। आप कहोगे भाई प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है। तो जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट में देगा, किसमें बनाना? पास्ट परफेक्ट में। आगे टेंस एक कदम आगे कूद जाओ, ठीक है। तो आप कहोगे आई, वहां पे लगता है हैड। नॉट दिया है तो भाई नॉट लगाएंगे। कंप्लीटेड है क्योंकि उसमें भी थर्ड फॉर्म, इसमें भी थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड। अब समझो, योर दिया है। योर दिया है, कौन सा पर्सन? बोलो सेकंड पर्सन। किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट है मी। ये किस केस में? आप कहोगे पॉसेसिव। मी का पॉसेसिव केस क्या होता? आप कहोगे माई। लगाओगे क्या? माई होम वर्क। या बहुत सारे बच्चे कहेंगे आई के साथ माई लगता है, ठीक है, लेकिन वहां पे केस में उल्टा हो गया था उस क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन को समझ लेना पहले, तब करना भाई, ठीक। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव का मामला भी हो जाता डन। अब आगे बढ़ते हैं भाई। इंपरेटिव सेंटेंस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। तो यहाँ पर रूल फर्स्ट के अंदर आता है आपका, अगर भाई सेड टू दे देता है इसके अंदर, तो वहां पे आपको लगाना रहेगा एडवाइस। कब लगाना रहेगा? जब वाक्य में कोई सलाह देगा, तब एडवाइस आप लगा सकते हैं, एडवाइसड। ऑर्डर्ड लगा सकते हैं, जब कहीं ऑर्डर देगा, आदेश देगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक। रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं, कहाँ? जहां पे सर आ जाए, प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, वहां पे रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं। बाकी अगर वाक्य में ऑर्डर देगा तो ऑर्डर लगाएंगे, ऑर्डर्ड लगाएंगे, अगर सलाह देगा तो एडवाइस लगाएंगे। क्लियर मेरी बात? चलिए, आप कहेंगे मुझे तो पहचानने ही नहीं पाऊंगा कि भाई इंपरेटिव सेंटेंस है कि नहीं, इंपरेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। तो देखिए मेरे भाई, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि भाई देखिए जैसे प्लीज लिखा हुआ तो आप उससे समझ जाएंगे। तो आप चलिए बनाते हैं। तो आप लिखेंगे भाई माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर है, प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 3 डे। तो आप लिखेंगे कि माई फ्रेंड सेड टू की जगह क्या आएगा? यहाँ पर देखिए प्लीज कह रहा है तो रिक्वेस्टेड आएगा, मैंने आपको पहले बोल दिया। तो आप लिखोगे भाई रिक्वेस्टेड, ठीक, रिक्वेस्टेड हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया, यहाँ पे भाई कंजक्शन। कंजक्शन क्या आता है? कंजक्शन आता है टू। क्या आता है? टू। तो माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्टेड मी। क्लियर बात? टू। अब ये जो प्लीज वर्ड है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टू। अब इसके बाद जितना लिखा है उतना छाप दो। लिखोगे भाई गिव, लेकिन लेकिन इन सारी चीजों को तो काम करना पड़ेगा। कौन सा पर्सन? आप कहोगे सेकंड पर्सन। किसके हिसाब से? सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा? आप कहोगे भाई ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। मी का मी हो जाएगा। गिव मी योर, कौन सा सेकंड पर्सन किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, ठीक है। यहाँ पे भाई थोड़ा सा लग रहा क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, ठीक है। मी, गिव मी योर बुक नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ दूसरा होना चाहिए था, ठीक है। तो जो भी होगा उसको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरे पिता ने कहा कि भाई तुम अपना समय बर्बाद मत करो। इंपरेटिव का है, पता चल रहा है, यानी कि मुझको सलाह दे रहे हैं। तो आप लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे कि माई फादर सेड टू के जहाँ क्या आ जाएगा? सलाह देना, तो क्या आता है? एडवाइज्ड। तो लिखेंगे भाई एडवाइज्ड, ठीक है। माई फादर एडवाइज्ड मी। लिखेंगे क्या? टू, एडवाइज्ड मी टू। यहाँ पे देखिए डोंट दिया है ना, डोंट दिया है ना। जब भी आपको डोंट देगा तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा नॉट। एडवाइज्ड मी नॉट, फिर लिखेंगे नॉट के बाद लिखेंगे भाई कंजक्शन टू, नॉट टू वेस्ट। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। किस केस में? पॉसेसिव केस में। मी का पॉसेसिव केस बताओ। आप कहोगे माई, वेस्ट माई टाइम। माई फादर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट, ठीक है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, इसके हिसाब से क्या आना चाहिए? माई, माई टाइम, ठीक। तो इस प्रकार से ऐसे बनेगा। 2019-18 क्वेश्चन पूछा गया है बाबू। आपको देखिए अगर इस क्लास से बाबू थोड़ा सा भी समझ में आता होगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक करिएगा। चलिए क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।